दोस्तों आपका कल 9 दिसंबर को कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। ओके, बहुत कम समय बचा हुआ है। आपको भी धीरे धीरे क्या है, डर आपके बढ़ता जाता होगा। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है। तो कैसे क्या तैयारी करनी है? कम समय है लेकिन फिर भी आप कम समय में भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो उसकी मैं आपको बताने वाला हूँ तो क्या आपको तैयारी करना चाहिए। ओके, तैयारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पढ़ना क्या क्या है वो आप समझ लीजिए। जितना आपके पास टाइम बचा हुआ है, इसका अगर आप सदुपयोग करते हैं तो बचे हुए भी समय में भी आप क्या है, तबाही मचा सकते हैं इकोनॉमिक्स के पेपर में। देखिए, सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न बताए थे। महत्वपूर्ण प्रश्न बताए थे। इसके बाद दोस्तों आपको क्या है, अर्धवार्षिक परीक्षा का मैंने आपको प्रैक्टिस पेपर बताया है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको 2 वीडियो बताई थी। तो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना है। इसके बाद दोस्तों आपका है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आप सॉल्यूशन अपने हिसाब से तैयार कर लीजिएगा। साथ ही बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर क्या है, आपको जो अर्धवार्षिक पेपर का बताया है उसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया और समझा है। तो वो दोनों वीडियो को देखकर आपको तैयार कर लेना है। तो यहाँ से तो आपके यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर 2 अंकी, 3 अंकी, 4 अंकी वाले। अब वस्तुनिष्ठ की बात आती है। वस्तुनिष्ठ में आपको पेपर में पहले बताए थे, तो यहाँ पर्याप्त नहीं है। आपको क्या है, वस्तुनिष्ठ की देखिए, वस्तुनिष्ठ ऐसे कोई सेक्शन होता है जहाँ फिक्स नहीं होता है, लेकिन क्या है आपके पेपर में ये सबसे ज्यादा नंबर का आता है, 32 नंबर तक आता है। ओके, तो वस्तुनिष्ठ की प्रैक्टिस के लिए मैं आपको इस वीडियो में चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ। वस्तुनिष्ठ कल प्रश्न, रिक्तस्थान, सही जोड़ी, सत्य सत्य, एक वाक्य, सभी मैं आपको इस वीडियो में कवर करा दूंगा। ओके, तो आपके देखिए, और चैप्टर वाइज चैप्टर में बताऊंगा। पहली जो आपकी पुस्तक है 1 से 5 तक है चैप्टर, वो आपके आने हैं बाजार संतुलन तक। फिर जो आपकी सेकंड पुस्तक है उसे अध्याय 1 से लेकर अध्याय 4 तक वो आने हैं, यानी 9 चैप्टर आपके आने हैं। सभी के 9 के 9 चैप्टर के मैं आपको वस्तुनिष्ठ इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को देखते ही देखते दोस्तों आपको क्या है, तैयार करते जाना है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा कम समय बचा है। तो वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन को बताऊंगा, समझाने का प्रयास भी करूंगा, साथ ही सॉल्यूशन बताऊंगा। तो देखकर आपको क्या है, तैयार करते जाना है। और ओके, वीडियो काफी लंबी है, आधे घंटे की समथिंग वीडियो है, लेकिन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो गारंटी साथ दोस्तों से फिर वस्तुनिष्ठ आपके बन जाएंगे। ओके, और क्वेश्चन आंसर के लिए मैं आपको क्या है, ये पेपर बताया उसको आपको तैयार कर लेना है। साथ ही दोस्तों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं उनको आपको तैयार कर लेना है। तो आपकी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो देख लेते हैं दोस्तों कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र के दोस्तों महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। आपके दोस्तों चैप्टर कितने आने हैं? पहली बुक में दोस्तों आपके क्या है, 5 टोटल चैप्टर हैं। ओके, पहली बुक में आपके 5 टोटल चैप्टर, तो वो आपके आने हैं। सेकंड बुक से आपके 4 चैप्टर आने हैं। इस प्रकार से टोटल 9 चैप्टर आपके रहने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा में। तो देख लेते हैं दोस्तों, पहला हमारा चैप्टर है व्यष्टि अर्थशास्त्र, इससे परिचय। ओके, तो जी आपकी लिखी हुई प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, वो आपके अक्सर रिपीट होते रहते हैं, उनको भी आपको तैयार करके रखना है। वस्तुनिष्ठ व्यष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है। चैप्टर बाई चैप्टर में आपको वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस कराने वाला हूँ आपके हर चैप्टर की। ओके, तो पहला हमारा क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र संबंधित, तो व्यष्टि व्यक्तिगत मात्राओं से। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है एक फर्म, एक उद्योग, एक वस्तु के मूल्य का अध्ययन किस में किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। इसके बाद देखिए, जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा उसमें फोकस करूंगा, बाकी मैं आपको सभी वस्तुनिष्ठ दिखाते जाऊंगा। तो आप क्या है, वीडियो को पुश करके पढ़ भी सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है? तो किसे रोजगार दिया जाए, ये क्या है, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट अवसर लागत है, तो अवसर लागत हमारा क्या है, अवसर लागत है अगले श्रेष्ठ विकल्प का त्याग की लागत। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको तय करना है किस अर्थशास्त्री ने आर्थिक समस्याओं को 5 भागों में बांटा है? तो FH नाइट ने। आगे देख लेते हैं आर्थिक समस्याएं क्या उत्पन्न करती हैं। तो ये सभी उत्पन्न करती हैं कि मानव की आवश्यकताएं असीमित है, इन संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग संभव है, इन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के साधन सीमित है। नेक्स्ट उत्पादन संभावना वक्र कितनी वस्तुओं के उत्पादन का सहयोग बताता? तो हमेशा जो उत्पादन संभावना वक्र बनता है वो केवल 2 वस्तुओं का, ओके, 2 से ज्यादा नहीं होता, केवल 2 वस्तुओं का उत्पादन का सहयोग हमें बताता है। इसके बाद नेक्स्ट उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है। तो किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये आपका मेन इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रीवियस ईयर में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है आपका ये भी। नेक्स्ट आप देख लेते हैं पूर्ति कीजिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य अंत है कीमत सिद्धांत। इसके बाद नेक्स्ट आपको तय करना है डेड्रेस अर्थशास्त्र समग्र अर्थशास्त्र के अध्ययन के अनुपयुक्त है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपको तय करना है किसी देश में जीवन यापन की व्यवस्था देने वाली जटिल तंत्र को कहते हैं? तो अर्थव्यवस्था हम कहते हैं। सूक्ष्म एवं व्यापक अर्थशास्त्र एक दूसरे क्या होते हैं, पूरक होते हैं। आगे 77 में दोस्तों आपको तैयार करना है सूक्ष्म एवं व्यापक अर्थशास्त्र दोनों में से किसी एक को ही एक समय पर अपनाया जाना चाहिए। तो बिल्कुल आपका ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ओके, दोनों का उपयोग किया जा सकता है। आगे नेक्स्ट आपका देख लेते हैं कीमत यंत्र पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का हल है। तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। समाजवाद में केंद्रीय नियोजन अनिवार्य है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। हस्तक्षेप की नीति पूंजीवाद से संबंधित है, तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको तय करना है साधनों की सीमितता ही आर्थिक समस्या का मूल कारण है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। साधनों की सीमितता आर्थिक समस्या का मूल कारण नहीं है। ओके,
कंप्लीट हो जाता है। सही जोड़ी इस प्रकार से देख लेते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण मान्यता हो जाएगा दोस्तों आपका पूर्ण रोजगार की स्थिति को मान लिया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है कीमत सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र का दोस्तों मुख्य यंत्र है राष्ट्रीय आय का विश्लेषण, और समष्टि अर्थशास्त्र को हम कहा जाता है योगात्मक अर्थशास्त्र। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तय करना है जिसमें विशिष्ट फर्मों, विशिष्ट परिवारों, यानी एक व्यक्ति के एक परिवार, एक व्यक्ति, एक कीमतों, मजदूरियों और व्यक्तिगत उद्योगों, विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक चीज की जाती है, जबकि हम जो समष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं उसमें संपूर्णता ली जाती है। ओके, आगे नेक्स्ट है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान किसके द्वारा किया जाता है? कीमत यंत्र के द्वारा किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय क्या है? कीमत सिद्धांत का विश्लेषण करना। इसी बार आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तय करना है कौन सा अर्थशास्त्र वस्तु की कीमत एवं उसकी मांग या पूर्ति के संबंध का अध्ययन करता है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो ये पहले चैप्टर के आपके वस्तुनिष्ठ कंप्लीट हो जाते हैं। सेकंड दोस्तों हमारा चैप्टर है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। वीडियो काफी लंबी हो सकती है, लेकिन जितने क्वेश्चन बताऊं सभी आपको तैयार करना है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है वस्तुनिष्ठ में कोई भी फिक्स नहीं बता सकता कि यही आने वाला है, लेकिन फिर भी मैंने जितने ऑल ओवर आपके इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड हैं वो आपको एक साथ बता रहा हूं। तो इसी वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, तो एक ही वीडियो में आपके क्या कंप्लीट ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, और वीडियो को दोस्तों देखते ही देखते तैयार करते जाना है, क्योंकि अब इतना समय नहीं है या आप अलग से तैयारी करें। तो देख लेते हैं सेकंड चैप्टर उपभोक्ता के व्यवहार सिद्धांत। इसमें आपको तय करना है अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय है। तो किसी वस्तु की आवश्यकता की पूरी करने की जो शक्ति होती है वो क्या है? अर्थशास्त्र की उपयोगिता कहलाती है। अर्थशास्त्र में उपयोगिता को बांटा गया है, 2 वर्गों में बांटा गया है। वस्तु की हर अगली इकाई पर सीमांत उपयोगिता क्या होती है? घटती। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम क्या है वस्तु की इकाई बढ़ाते जाएंगे सीमांत उपयोगिता घटती जाएगी, विपरीत संबंध रहता है। तो ये आपको तैयार करके रखना है। ओके, नेक्स्ट है कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है, सीमांत उपयोगिता क्या होती है? शून्य होती है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, प्रीवियस ईयर में सब आपके आ चुके हैं, देखिए आप लिखा भी हो, सब प्रीवियस ईयर पेपर में आपके आ चुके हैं। वजन रेखा की प्रवणता की ढाल कितनी होती है? तो -P1/P2 होती है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तय करना है तटस्थता वक्र विश्लेषण में 2 वस्तुओं के बीच विनिमय का अनुपात दर्शाती है। तो ये आपका क्या है? उपरोक्त सभी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तटस्थता वक्र का झुकाव रहता है तो सीमांत उपयोगिता की ओर रहता है। पीवोट 19 में आ चुका है। ये आप यहाँ सन देखकर आप समझ सकते हैं कि वो इंपॉर्टेंट है, आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है। पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार की मांग का वक्र खिसकता है तो ऊपर की ओर खिसक जाता है। गिफिन वस्तुओं की मांग का आय से क्या है? धनात्मक संबंध होती है। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये क्वेश्चन तो आपका रखा ही मिलने वाला है, पूरक वस्तुएं वाला और स्थापन्य वस्तुएं वाला तैयार करके रखिएगा। मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जब मैं आपको बता रहा तब भी मैंने आपको समझा दिए थे। तो आपका क्या हो जाता है, इसमें दिया है कि इनमें से कौन सी पूरक वस्तु नहीं है, तो इसमें से कोई भी क्या है पूरक वस्तु नहीं है। पूरक वस्तु में होते हैं एक वस्तु क्या है दूसरी ऊपर निर्भर होती है। जैसे कार और पेट्रोल का संबंध है तो वो आपका पूरक वस्तु आपके अंतर्गत आएगा। ओके, जैसे पेन और स्याही का संबंध है तो पेन और क्या है स्याही का जो जोड़ा है ये आपका पूरक वस्तु में आएगा। अब ये चाय और कॉफी और कोक, पेप्सी और चावल, गेहूं ये सब आपकी स्थापन्न वस्तु हैं। ये सब स्थापन्न वस्तु हैं, इसलिए इसका राइट आंसर इनमें से कोई भी क्या है पूरक वस्तु नहीं है। ये 3 स्थापन्न वस्तु हैं। स्थापन्न वस्तुएं क्या कहलाती है कि अगर एक नहीं मिल रहा तो दूसरे से हम काम चला लें। जैसे मैं चाय पीना मान लीजिए पसंद करता हूँ। ओके, तो चाय मुझे नहीं मिले तो मैं कॉफी से काम चला दूंगा। कोको कोला नहीं मिल रहा तो पेप्सी से काम चलाऊंगा। गेहूं खाने के लिए यानी गेहूं नहीं मिल रहा तो चावल से काम चल जाए। तो ये आपकी स्थापन वस्तु कहलाती है। ओके, इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, इसलिए इस टॉपिक को सब बता दिया है। मांग में विस्तार का कारण क्या होता है? दी हुई मांग की कीमत अगर गिर जाना तो यह मांग का विस्तार बढ़ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट ये आपका इंपॉर्टेंट मांग के नियम की मान्यता के अनुसार क्या है? स्थापन वस्तुएं नहीं हो, उपभोक्ताओं की आदतों में परिवर्तन नहीं हो, संबंधित वस्तुओं की मूल्य में परिवर्तन ना हो। तो ये सभी आपके हैं मांग के नियम। मांग के नियम की मान्यता याद करके रखिएगा और आपका क्वेश्चन आंसर पूछ ही लिया जाता है। नेक्स्ट आपको तय करके रखना है सीमांत उपयोगिता हास नियम आधार होता है तो हो जाए उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता क्या हो जाती है? स्थिर हो जाती है। अब देख लेते हैं हम रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। उपयोगिता मूल रूप से डेडेस की होती है तो दो प्रकार की होती है। इसके बाद नेक्स्ट आपको तय कर लेना है एक तटस्थता वक्र की ढाल 2 वस्तुओं की सापेक्षिक डेडेस की माप है तो सीमांत उपयोगिता की माप है। मांग का आशय उस डेडेस से है जो पूरा किया जा सकता है तो प्रभावपूर्ण इच्छा से होता है मांग का मतलब। ओके, मांग का नियम क्या है? गुणात्मक कथन है। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट रहने वाला मांग की लोच की क्या है? 5 श्रेणियां हैं। मांग की लोच एक गुणात्मक कथन है। कर की मात्रा में वृद्धि होने पर क्या होती है? जो पूर्ति होती है वो क्या कम हो जाती है। अब 7 देख लेते हैं इस चैप्टर से। तो 7 में आपको तैयार करना उपयोगिता व्यक्तिगत होती है तो 7 हो जाएगा। नेक्स्ट आपको इसमें तैयार करना है आपका तटस्थता वक्र बाएं से दाएं और ऊपर चढ़ते होते हैं तो ये आपका 7 हो जाएगा। मांग का विस्तार कीमत में गिरावट के कारण होता है तो ये बिल्कुल 7 हो जाएगा। अभी हमने क्या है देखा था पहले ही। ओके,
गिफिन वस्तुओं पर भी मांग का नियम लागू होता है, तो ये असत्य हो जाएगा। गिफिन की वस्तुओं में मांग का नियम लागू नहीं होता। कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताइए गिफिन वस्तुएं क्या कहलाती हैं। क्वेश्चन आंसर के समय मैंने आपको ये समझाया था, ओके, और एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है। नेक्स्ट है मांग की लोच, मांग वक्र का ऊपरी भाग, मांग वक्र का निचला भाग है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। एपिओरिज्म 23 में आपका आ चुका है। दो अनधिमान वक्र एक दूसरे को काटते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। ये अब हम सबसे सही जोड़िए देख लेते हैं। तो सम सीमांत उपयोगिता नियम हो जाएगा हमारा अधिकतम संतुष्टि का नियम। उपयोगिता हास नियम का प्रतिपादन हो जाएगा दोस्तों, प्रोफेसर गोसेन ने किया। मिट्टी के बर्तन बनाना हो जाएगा रूप उपयोगिता। जब कुल उपयोगिता घटती है तो तब दोस्तों आपका सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है, और जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का संबंध जरूर याद करके रखिएगा। क्वेश्चन आंसर में मैंने बताया था, क्वेश्चन आंसर में भी आपका संबंध पूछा जाता है, 3 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, तो संबंध आपको तैयार करके रखना है, और ऑब्जेक्ट में भी यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता ही है। इसके बाद ये वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तालिका, निम्न स्तरीय वस्तुएं। तो निम्न स्तरीय वस्तुएं आपका हो जाएगा मोटे अनाज। बाजार मांग से आशय, तो बाजार मांग से आ जाए हो जाएगा दोस्तों आपका एक वस्तु की मांग से। स्थापन वस्तुएं क्या है, तो अभी मैंने दोस्तों आपको समझाया था कि चाय और कॉफी स्थापन वस्तु है। चाय और कॉफी हो गया, गेहूं चावल हो गया, ओके, एक ना मिले दूसरा काम चला लें तो वो स्थापन वस्तु है। पूरा वस्तुएं क्या होती हैं, एक दूसरे पर निर्भर, जैसे कार और पेट्रोल का मैंने आपको समझाया था। बजट रेखा की प्रवणता, तो बजट रेखा जो प्रवणता है वो ऋणात्मक होती है। वस्तु की मांग का संबंध क्या होता है, तो ये होता है दोस्तों मांग के नियम से। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी मुझे पता है, लेकिन अगर आप अच्छे से सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो तो फिर दिक्कत नहीं होगी। और इकोनॉमिक सब्जेक्ट ऐसा होता है कि थोड़ा इसमें फिक्स नहीं होता है ना, ओके, ऑब्जेक्ट का, इसलिए मैं आपको हर प्रकार कवर करा रहा हूँ। बाकी अन्य सब्जेक्ट में बहुत कम ऑब्जेक्ट बताता हूँ, लेकिन थोड़ा आपका इकोनॉमिक्स आप समझ सकते हैं अन्य सब्जेक्ट से कितना डिफिकल्टी लेवल है, ओके, इसलिए आपको क्या है सभी तैयार करना है और समझ कर तैयार करना है। किसी बार से क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। टॉपिक को अगर कंसेप्ट क्लियर है तो फिर किसी बार से क्वेश्चन घुमा दिया जाए आपसे बन जाएगा। आगे देख लेते हैं। इसलिए जो थोड़ा बहुत जो इजी रहता है तो मैं आपको समझा ही देता हूँ। किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता संतुष्ट करने की जो सामर्थ्य होती है उसे हम क्या कहते हैं, उपयोगिता कहते हैं। सम सीमांत उपयोगिता नियम गॉसेन का कौन सा नियम है, तो द्वितीय नियम है। इसके बाद नेक्स्ट आपको तय कर लेना है, किसी वस्तु की मांग एवं कीमत में किस प्रकार संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। ये तो आपको क्लियर रखना है कि किसी वस्तु मांग और कीमत में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तय करना है किस प्रकार की वस्तुओं की मांग लोचदार होती है, तो विलासित जो वस्तुएं होती हैं उनकी मांग लोचदार होती है। मांग की लोच मापने की कुल रीति किसे कहते हैं, तो प्रोफेसर मार्सन ने, किसने दी थी, तो प्रोफेसर मार्सन ने दी थी। इसके आगे कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे अध्याय 3 उत्पादन तथा लागत। तो ये आपका दिया हुआ है, इसमें देख लेते हैं कौन सा आपका इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको फोकस कर दूंगा, बाकी आप वीडियो को पुश करके पढ़ सकते हैं। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध होता है पैमाने के प्रतिफल से, और एक फर्म का उत्पादन फलन है तो हमारा आगमों का निर्गमों से संबंध है। इसके बाद नेक्स्ट आपको देखिए स्थिर लागत को कहते हैं हम, पूरक लागत कहते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा स्थिर लागत है तो श्रम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका आ चुका है। स्थिर लागत क्या है, एक श्रम है आपके, क्या स्थिर लागत है। कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती, तो जो स्थिर लागत है वो कभी क्या है, वो शून्य नहीं हो सकती है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है उत्पादन फलन ड्रेस निक्षेप होता है तो कीमत का, जो आपकी ये सन लिखी है आपके एमपी बोर्ड एग्जाम की, किसी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ओके, नेक्स्ट है आपका स्थिर लागत तथा परिवर्तनशील लागत का योग होता है तो कुल लागत होता है। स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत को जोड़ते हैं, कुल लागत आपकी निकल आती है। औसत आगम को ही वस्तु ड्रेस कहते हैं तो कीमत कहते हैं। उत्पादन के क्या 5 साधन होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको देखिए औसत संप्राप्ति बराबर होता है कुल आगम बटे होता है आपका मात्रा। इसके आज सत्य देख लेते हैं। सीमांत उत्पत्ति हास नियम एक सर्वव्यापी नियम, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। स्थिर लागत को पूरक लागत भी कहते हैं, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अविभाज्यता के कारण पैमाने के घटते प्रतिफल की अवस्था लागू होती है, असत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपका है परिवर्तनशील लागत शून्य हो सकती है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। औसत लागत बराबर होता है कुल लागत बटे उत्पादन की लागत, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। बाकी इस बार से सभी आप क्वेश्चन अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं वीडियो को पोस्ट करके। बाकी जो थोड़ा सिलेक्टेड है तो मैं अभी उनको फोकस कर रहा हूँ। ओके, फिर ये आपका देख लेते हैं सही जोड़िए। दीर्घकालीन उत्पादन फलन आपका क्या हो जाएगा, पैमाने के प्रतिफल के नियम से। औसत व सीमांत वक्र एक होता ये उत्पत्ति समता नियम। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का कारण हो जाएगा दोस्तों आपका विशिष्टीकरण। वस्तु की पूर्ति का संबंध हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका वस्तु की लागत से। अल्पकालीन विचार हो जाएगा दोस्तों हमारा परिवर्तनशील अनुपात के कारण। बाकी इस प्रकार से आपका ये दिया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। जैसे औसत कुल लागत क्या होता है, तो औसत कुल लागत होता है दोस्तों हमारा कुल लागत बटे कुल उत्पादन की मात्रा। कुल आगम क्या होगा, तो कुल आगम होगा प्रति इकाई में हमें किससे गुणा कर देना है, प्रति इकाई कीमत की हमें बेची गई इकाइयों से कर देना है, तो कुल आगम निकल आया, सिंपल है। औसत आगम हमारा क्या रहने वाला है, तो कुल आगम बटे क्या होने वाला है, कुल उत्पादन की मात्रा होने वाला। अब जैसे ये सही जोड़ी में बता रहा हूँ तो यही आपसे एक वाक्य ने पूछ लिया जा सकता है, रिक्शा ने पूछ लिया जा सकता है, फॉर्मूला याद करके रखना है। फर्म सामान्य की स्थिति में होता है दोस्तों आपका एम आर इक्वल टू होता है ए आर, यानी सीमांत आगम बराबर होता है आपका औसत आगम। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का सामान होता है दोस्तों आपका कुल उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तय करना है उत्पादन फलन के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है इसमें।
फर्म के संतुलन में के समय फर्म को कितना लाभ मिलता है, सामान्य लाभ मिलता है। अवसर लागत क्या हुई, अतीत या खोई हुई लागत को हम क्या है, अवसर लागत कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो इस प्रकार से हमारे क्या है कंप्लीट हो जाते हैं। आगे आप दोस्तों हम देख लेंगे अध्याय 4 पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। इससे देख लेते हैं। तो इसमें हमारा पहला कीमत स्वीकार व्यवहार किस प्रतियोगिता की विशेषता है, तो ये हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत औसत आगम वक्र होता है, तो एक सीधी रेखा में होता है। इसके बाद नेक्स्ट है मूल्य निर्धारक का सूत्र क्या होता है, तो अधिसीमा इक्वल टू होता है आपका न्यून सीमा। ये आपका दिया हुआ है मूल्य निर्धारक का सूत्र। ओके, ये आपका नहीं है, सूत्र नहीं है, तो ये आपका दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। आगे इसमें आपको तैयार करके रखना। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं। समान लाभ तब उत्पन्न होता है जब क्या है AR इक्वल टू AC होता है। अब ये शॉर्ट में लिखे हुए हैं, इनका फुल फॉर्म आपको पूरा तैयार करके रखना। आगे नेक्स्ट है वस्तु का मूल्य बढ़ने पर पूर्ति क्या होती है, पूर्ति क्या है बढ़ने लगती है। आगे आप देखते रहिए स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें आपको तैयार करना है पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता डैश वस्तुएं बेचते हैं तो समरूप वस्तुएं बेचते हैं। ओके, नेक्स्ट है पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म वस्तुओं का उत्पादन एवं विक्रय करता है तो समरूप करता है पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में। आगे नेक्स्ट है पूर्ति का नियम डैश वस्तुओं पर लागू नहीं होता है, तो दुर्लभ वस्तुएं होती हैं उन पर लागू नहीं होता है। वस्तु की पूर्ति का एक भाग है स्टॉक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अभी सिलेक्टेड है उन्हीं बस मैं फोकस कर रहा हूँ, बाकी आप क्या है पढ़ सकते हो। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना सत्ता संदेह पूर्ण प्रतियोगिता में बड़ी मात्रा में क्रेता विक्रेता होते हैं, बिल्कुल सत्ता आपका हो जाएगा यहाँ से। लाभ कुल आगम तथा कुल आगत का अंतर होता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका दीर्घ काल में फर्म का समान लाभ ही प्राप्त होता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। कीमत और पूर्ति में विपरीत संबंध होता है, बिल्कुल आपका ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। कीमत और पूर्ति में विपरीत संबंध आपका नहीं होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है बाजार मांग वक्र औसत संप्राप्ति वक्र है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। फिर इसके बाद इस प्रकार से हमारी दी हुई है क्या आपकी सही जोड़ी है, तो आप ये देख लेना है। ओके, यहाँ से हम आप देख लीजिए इंपॉर्टेंट, जैसे आपका इसके यहाँ से देखते हैं आपका फर्म का साम हो जाएगा, तो हमारा फर्म का साम हो जाएगा AR इक्वल टू MC हो जाएगा। अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत होता है दोस्तों हमारा AR MR की अपेक्षा अधिक होती है, अपेक्षा अधिक होती है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत होता है दोस्तों आपका AR वक्र एक सीधी रेखा में होता है। फर्म का हानि, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, जब MR MC के इक्वल हो। और इसके बाद नेक्स्ट है फर्म के लाभ को मात्रा बराबर होती है, तो TR और TC के अंतर के बराबर। ओके, इस बाकी इस पार्ट से दिया है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, यार आपका इंपॉर्टेंट है कि वस्तु की पूर्ति का संबंध होता है दोस्तों आपका वस्तु की लागत से। बाकी इस बार दिया है आपके एक शब्द एक बाकी में उत्तर। इसमें आपको तय करना है किस प्रकार की प्रतियोगिता काल्पनिक होती है, तो पूर्ण प्रतियोगिता क्या काल्पनिक होती है आपका। नेक्स्ट आपको यहाँ तैयार करके रखना है फर्म का लाभ किस सूत्र से ज्ञात किया जाता है, लाभ बराबर होता है सीमांत आगम का योग माइनस होता है सीमांत आगत का योग। पूर्ति की लोच का सूत्र आपको तैयार करके रखना है। पूर्ति की तालिका कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है बाजार संतुलन। इससे देख लेते हैं बाजार संतुलन से दोस्तों हमारा इसमें आपको तय करना है मांग कीमत का निर्धारक उस बिंदु पर होता है जहां वस्तु की क्या होती है मांग पूर्ति के बराबर हो जाती है। मांग वक्र होता है तो दाएं को नीचे की ओर जाता है, पूर्ति वक्र होता है दाएं को ऊपर की ओर उठता है। जब मांग बढ़ती है तो मांग वक्र क्या खिसक जाता है, दाएं की ओर खिसक जाता है। जब पूर्ति बढ़ती है तो मांग वक्र खिसक जाता है, दाएं की ओर खिसक जाता है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन जरूर आता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको तैयार करके रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको तय करके रखना है राशन की दुकान पर गेहूं की कीमत कहलाती है, तो कीमत तल कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट है रिक्तस्थान की पूर्ति कीजिए। किसी वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग तथा वस्तु की पूर्ति दोनों क्या हो जाती है, बराबर हो जाती हैं। आगे नेक्स्ट आपको तय करना है एडम स्मिथ के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक डैश कीमतों का परिवर्तन कर देता है आदर्श हाथ। और इंपॉर्टेंट भी है आदर्श हाथ किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको 2 नंबर बताया, तैयार करके इसे आपको रखना है। जैसे जैसे कीमत में वृद्धि होती है मांग की मात्रा में क्या होती है, गिरावट आती जाती है। कीमत बढ़ती जाएगी तो लोगों से सामान नहीं खरीदेंगे तो मांग में क्या आ जाएगी, गिरावट आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डैश कीमत उच्चावचन वाली प्रक्रिया है, तो बाजार हमारा क्या है कीमत उच्चावचन वाली एक प्रक्रिया होती है। इसके बाद आगे देख लेते हैं सरकार द्वारा किसी वस्तु या सेवा के लिए निर्धारित न्यूनतम सीमा को हम क्या कहते हैं, निम्नतम निर्धारित सीमा कहते हैं। तो निम्नतम निर्धारित सीमा क्या है, उच्चतम निर्धारित सीमा क्या है, ये भी 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बताया भी था, तैयार करके आपको रखना है। नेक्स्ट बाजार मूल्य काल्पनिक होता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा क्योंकि ये वास्तविक चीज़ें होती है। ओके, नेक्स्ट सामान्य मूल्य दीर्घकालीन मूल्य होता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। कीमत सीमा निर्धारक का उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है, तो ये आपका फिर क्या असत्य हो जाएगा। कीमत तल को निम्नतम निर्धारित कीमत भी कहते हैं, तो बिल्कुल आपका ये सत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है यहाँ से आपको देखिए सही जोड़ी देख लेते हैं। सही जोड़ी हमारा अति अल्पकाल, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा पूर्ति को मांग के अनुसार परिवर्तित नहीं किया जा सकता। मूल्य निर्धारण में हो जाएगा दोस्तों हमारा मांग और पूर्ति दोनों शक्तियाँ काम करती हैं। दीर्घकाल में मूल्य निर्धारक हो जाएगा तो पूर्ति के द्वारा होता है। अल्पकाल में बाजार की पूर्ति होती है तो होती है मांग के अनुरूप नहीं हो सकती है। समानता मूल्य बराबर होता है, ये हमारा होता है औसत लागत के। बाकी इस प्रकार से दिया है, ये आपको तैयार कर लेना है।
जो सिलेक्टेड है तो मैं आपको वहीं में अभी फोकस कर रहा हूँ। श्रम बाजार में मजदूर दर का निर्धारण कैसे होता है, तो जहाँ श्रम मांग तथा श्रम पूर्ति एक दूसरे के क्या प्रतिच्छेद करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको देखना है न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाए, तो सरकार के द्वारा क्या निर्धारित किया जाता है। सामयिक कीमत से अधिक कीमत निर्धारक क्या कहलाता है, तो कीमत तल कहलाता है। मांग अधिकता किस कीमत के देखने को मिलती है, तो कीमत सीमा में देखने को मिलती है। न्यूनतम मजदूरी निर्धारक कौन सी कीमत कहलाती है, तो निम्नतम निर्धारित कीमत कहलाती है। ओके, तो सम निर्धारित और निम्नतम निर्धारित कीमत वाले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपकी जो पहली पुस्तक है ओके, उससे आपके के जो 5 चैप्टर हैं वो सभी कंप्लीट हो गए हैं। अब दोस्तों आपकी जो सेकंड पुस्तक आती है उससे आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में उससे भी आपके 4 चैप्टर आने हैं। तो अब चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हम यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सेकंड बुक से। सेकंड बुक से हमारा पहला चैप्टर है समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, इसे देख लेते हैं। ओके, बाकी दोस्तों आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं अभी तो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा हो जाएगी, इसके बाद प्री बोर्ड है, बोर्ड एग्जाम है। तो आगे सारी क्लासेस के क्लास 12th इकोनॉमिक्स कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को दोस्तों ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दी गई व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में दोस्तों आपको क्या है, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव रहेगा, प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा, मॉडल पेपर से प्रैक्टिस करा दी जाएगी। ओके, टाइम मटेरियल आपको मिलने वाला जैसा कि आप देख सकते हैं। तो प्रॉपर आप तैयारी कर सकते हैं कम समय में। देख लेते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ। समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है समग्र यानी संपूर्ण चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में बात करें तो केवल एक चीज़ का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, जैसे एक परिवार का, इस टाइप से। ओके, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है एडम स्मिथ को। समष्टि अर्थशास्त्र में ध्यान नहीं दिया जाता, तो जूट उद्योग पर ध्यान नहीं दिया जाता, बाकी क्या है बेरोजगारी की समस्या पर भी, समग्र मांग पर भी, अर्थशास्त्र की मुद्दा प्रसार, इन सब पर ध्यान, इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तय करना है, आगे नेक्स्ट आपका रहने वाला कुल राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार का अध्ययन डेड्रेस अर्थशास्त्र में होता है, तो समष्टि अर्थशास्त्र में होता है। क्योंकि कुल यानी संपूर्ण राष्ट्रीय आय की बात है। जब संपूर्णता की बात हो वहाँ आपका समष्टि अर्थशास्त्र होता है। एकल की बात हो तो वो आपका क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में होता है। जहाँ फोकस जो आपके कोई इंपॉर्टेंट है उन्हीं में मैं फोकस कर रहा हूँ। तो आगे नेक्स्ट है समष्टि अर्थशास्त्र को सामूहिक अर्थशास्त्र कहते हैं। बिल्कुल सत्य, सामूहिक यानी संपूर्णता के लिए ली जाती है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपका आ जाता है इस प्रकार से सही जोड़ियाँ। इससे तो आपकी कमी इंपॉर्टेंट मतलब कमी आपके क्वेश्चन आते हैं कि 2 मुश्किल आ जाए इसमें। ओके, तो सही जोड़ी इस प्रकार से आपको रहने वाली है, तो उनको आपको तैयार कर लेना है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है समष्टि अर्थशास्त्र में कितने प्रमुख क्षेत्र हैं, तो आपके ये प्रमुख क्षेत्र बताए जा रहे हैं, तो उनको आपको देख लेना है। ओके, तो बस इससे आपका इतना ही रहने वाला है, इससे ज़्यादा आपका डिफिकल्ट नहीं आता, बिल्कुल सिंपल आपसे पूछे जाता है। ओके, 1-2 आपके जो पूछे जाते हैं तो मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर राष्ट्रीय आय का लेखांकन, इसे देख लेते हैं। तो इससे आपको दोस्तों तैयार कर लेना है। एक देश की भौगोलिक सीमाओं में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य को योग क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पादन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है सकल घरेलू उत्पादन क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, इंपॉर्टेंट है यहाँ से। एक वर्ष में राष्ट्रीय आय की कुल जनसंख्या का भाग लगाने पर हमें क्या प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है। तो सबको आपको तैयार करके रखना है। प्रति व्यक्ति आय क्या है, सकल घरेलू उत्पादन क्या है और इसके फॉर्मूला क्या होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय संपत्ति का अंग नहीं है, तो स्थिर पूंजी है वो राष्ट्रीय संपत्ति का अंग नहीं है। प्राथमिक क्षेत्र से बाहर है, तो होटल हो गया, प्राथमिक क्षेत्र से बाहर रखा गया है। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि होती है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आ जाती है हमारे किसान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें हमारा दोस्तों राष्ट्रीय आय की गणना होती है, तो प्रतिवर्ष की जाती है। इसके आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य होता है, तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन का होता है। सकल घरेलू उत्पाद होता है मूल्यह्रास माइनस मूल्यह्रास किसका है, शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाएगा हमसे। कृषि को क्या है प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया गया है। और परिवहन, संचार, बैंकिंग ये सब क्या आते हैं, ये सब आपके तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तृतीय क्षेत्र यानी आपके सेवा क्षेत्र में आते हैं। आगे दोस्तों हमारे आ जाते 70 पहला हमारा भारत की प्रति व्यक्ति आय विकसित देशों की तुलना में काफी कम है, तो बिल्कुल ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि का प्रति व्यक्ति आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय का विवरण कल्याण को प्रभावित नहीं करता है, तो आपका असत्य हो जाएगा क्योंकि इसे प्रभावित करता है। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे हमारे ये दी है सही जोड़ी है, तो उनको आपको देख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार अपने से प्रैक्टिस आपको कर लेना है। प्राथमिक आप क्षेत्र आप समझ गए होंगे, जैसे मछली पालन हो गया, खनन हो गया, कृषि हो गया, बागवानी, ये सब आपके प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। परिवहन जो आपका सेवा क्षेत्र होता है उसमें परिवहन और चिकित्सा वाला वो आपके सेवा क्षेत्र में आते हैं, जिसे तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके आगे नेक्स्ट आपको देखना राष्ट्रीय आय की गणना की विधियाँ को आपको बताना है, तो उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि, ये सब राष्ट्रीय आय की गणना की विधियाँ हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा अध्याय 3 है मुद्रा और बैंकिंग। ओके, ये आपके सेकंड बुक का अध्याय 3 मुद्रा और बैंकिंग से देख लेते हैं। तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य होता है मूल्य का मापन करना। प्राचीन भारत में किन सिक्कों का दाम कहा जाता था, तांबे के जो सिक्के होते हैं उन्हें दाम कहा जाता था। भारत में 1 रुपये के नोट का निगमन करता है, तो वित्त मंत्रालय करता है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं भारत का केंद्रीय बैंक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको देखना मुद्रा की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित होती है, तो बैंक की प्रणाली द्वारा ये नियंत्रित होती है। अब दोस्तों एक स्थान में देख लेते हैं कौन सा आपको इंपॉर्टेंट है आपका। तो इसमें आपका 1927 में सरकार ने डेडेस मान का परित्याग कर दिया, स्वर्ण विनिमय का आपका परित्याग कर दिया गया था। मुद्रा वह धुरी है जिससे डेडेस अर्थ विज्ञान केंद्रित होता है चारों ओर।
अर्थविज्ञान केंद्रित होता है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा दिया हुआ M1 और M2 डेड मुद्रा कहलाती है, तो संकुचित मुद्रा हमारी कहलाती है। वस्तु विनिमय की कठिनाई को मुद्रा से दूर नहीं किया जा सका तो आपका ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, क्योंकि मुद्रा जब आ गई तो वस्तु विनिमय की जो कठिनाइयाँ थी वो क्या है? सब दूर हो गई। मूल हस्तांतरण मुद्रा का प्राथमिक कार्य है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बैंक अपनी जमा के आधार पर साख का सृजन नहीं करता है, तो आपका सत्य है, क्योंकि ये क्या है? साख बढ़ाता जाता है, सृजन करता जाता है। केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा आपका। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का अंतिम ऋणदाता कहा जाता है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी आता है, इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको क्वेश्चन से समझाया है कि भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का अंतिम ऋणदाता कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको तैयार करके रखना है। बाकी इसके ये दिए हुए हैं आपके सही जोड़िए, तो आपको इसे प्रैक्टिस कर लेना है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इसके आगे आपको ये दिया हुआ है। ओके, इसी छोड़ लेके अभी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अब एक शब्द एक बाकी में उत्तर देख लेते, इसमें आपको तैयार कर लेना है। भारत में किस बैंक को नोट निगम का अधिकार है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। भारत का पहला व्यापारिक बैंक कब स्थापित हुआ? तो 1894 को स्थापित हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष को किया गया? तो 1 जनवरी 1949 को किया गया। भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद है मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? तो मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है तब कीमतें बढ़ती हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट अध्याय है आय तथा रोजगार का निर्धारण। ओके, बस आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में यही लास्ट चैप्टर है, इसे और देख लेते हैं। आय तथा रोजगार का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया था? तो प्रोफेसर किन्स ने दिया था। सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति होता है, तो डेल सी इक्वल टू होता है डेल वाई होता है। पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं ही उत्पन्न कर देती है, कथन किसका है? तो JBC का है। ओके, आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें आपको तैयार करना है, किन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय कुल आय व्यय के मध्य क्या संबंध होता है? धनात्मक संबंध होता है। किन्स के सिद्धांत का संबंध है? प्रभावपूर्ण मांग होता है। इसके बाद आती है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें देख लेते हैं, इसमें आपका कौन सा इंपॉर्टेंट है? तो बढ़ती हुई प्रभावपूर्ण मांग ने रोजगार के स्तर को क्या बढ़ाया है? प्रोफेसर किन्स के अनुसार रोजगार का सिद्धांत की आधारशिला प्रभावपूर्ण मांग है। ओके, फिर इसके बाद है रोजगार निर्धारण में प्रभावपूर्ण मांग का प्रतिपादन करने वाली अर्थशास्त्री किन्स है, ये आपके इंपॉर्टेंट रहा। इसके बाद सत्य है, तो प्रोफेसर किन्स का रोजगार सिद्धांत न्यून मांग का सिद्धांत भी कहलाता है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। पूर्ण रोजगार का आशय शून्य बेरोजगारी से नहीं है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर पूर्ण रोजगार मतलब कि एक भी जब कोई बेरोजगार ना बचे तभी क्या है? पूर्ण रोजगार माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कुल पूर्ति का शुद्ध राजकीय उत्पाद भी कहते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। स्वतंत्र विनियोग का राष्ट्रीय आय से कोई संबंध नहीं रहता है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ये आपका दिया हुआ निवेश को भौतिक पूंजी के स्टॉक भी कहते हैं, बिल्कुल सत्य है। पूर्ण रोजगार का आशय शून्य बेरोजगारी से नहीं है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों आपकी ये दी हुई है सही जोड़ी, और इस चैप्टर से सही जोड़ी इस प्रकार से आपकी आती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में सब यहाँ से आई है सही जोड़ी, इसकी छोड़ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे निवेश है, तो निवेश आपका क्या हो जाएगा? भौतिक पूंजी हो जाता है आपका। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका कौन सा का आय विश्लेषण इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका किससे मिलने वाला है? ये हो जाएगा द जनरल थ्योरी ऑफ एम्पावरमेंट। ओके, ये इस प्रकार से दिया, सभी आपको प्रैक्टिस कर लेना है, मैंने आपको यहाँ दिखा दिया है। फिर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आ जाता है, किन्स के आय व रोजगार सिद्धांत की आधारशिला क्या है? प्रभावी मांग है। परंपरावादी सिद्धांत के जनक कौन है? एडम स्मिथ है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान क्या होता है? 0 से अधिक तथा 1 से कम होता है। नेक्स्ट आपको तय करना है प्रभावपूर्ण मांग या समग्र मांग की अवधारणा किसने दी? तो प्रोफेसर किन्स ने दी। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं? तो ये आपका दिया हुआ सीमांत उपभोक्ती प्रवृत्ति यानी MPC कहते हैं। तो डेल सी अपॉन होता है आपका डेल वाई, जहाँ डेल सी क्या है? आपका उपभोग में परिवर्तन है, और डेल वाई का ही है आय में परिवर्तन। डेल लग जाता है, डेल आपको परिवर्तन का चीज बताता है। ओके, प्रत्याशित निवेश किसे कहते हैं? तो प्रत्याशित निवेश वह निवेश है जिसकी निवेशकर्ता किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इच्छा रखता है। तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों आपके देखिए पहली पुस्तक से आपके अध्याय 5 तक आने थे, मतलब 5 अध्याय तो 5 आने थे, और सेकंड बुक से आपके अध्याय 4 तक आने थे। तो वो मतलब टोटल 9 चैप्टर थे कंप्लीट। मैंने आपको वस्तुनिष्ठ बता दिए, सभी वस्तुनिष्ठ मैंने आपको दिखाया, तो सभी की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी सिलेक्टेड मैंने फोकस किया है। ओके, तो वीडियो को देखते ही देखते आपको तैयार कर लेना है। कुछ आपके छूट गए हैं, एक बार फिर दोबारा वीडियो देखकर कंप्लीट कर लीजिए, और वीडियो को देखते ही देखते तैयार करते जाना है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने वस्तुनिष्ठ कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।